चैप्टर नंबर 109। हमें अब भी इसी लड़की को दिखाते हैं जो बुरी तरीके से रोती जा रही है। इसके आंसू बहना रुक ही नहीं रहे हैं। सामने वो मॉन्स्टर से दिखने वाला आदमी सामने कुछ तो कच्चा ही खा रहा है, पर जो कुछ भी खा रहा है उसका आधा शरीर निकल चुका है। और शायद तुम इमेजिन कर ही सकते हो कि वो इस समय क्या खा रहा है। और वैसे क्या इस लड़की को देख के तुम्हें कोई जानी पहचानी फीलिंग नहीं आ रही है? जी हाँ, ये योंग सोया है जो क्वांगफेंग के साथ उसी की कंपनी में काम करती है और उसकी अच्छी दोस्त भी है। पर अब यहाँ उसका चेहरा खौफ से भरा है। उसकी बार बार सिसकियों भरी आवाज सुन के सामने का वो मॉन्स्टर जैसा आदमी अपने पिछले विक्टिम की एक और बाइट लेते हुए इसकी तरफ देखता है और कहता है, अरे तुम उठ गई, इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? इतने समय बाद मिले, क्या तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही मिस किया? इसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि ये साइकोपैथिक किलर इस लड़की को पहले से ही जानता है। पर इस साइकोपैथ के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। इसके अंदर से कॉन्स्टेंटली रेड क्रिम्सन ऑरा बाहर आता ही जा रहा है, बिल्कुल किसी गेम के मॉन्स्टर के जैसा। फिर वो अपने विक्टिम की बॉडी को साइड में फेंकता है और इस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ तुम क्या कहना चाह रही हो? सामने वो लड़की इस बंदे को देख के और भी जोर जोर से हूं करते हुए रोने लगती है। फिर वो साइकोपैथ आके यांग शोया के मुंह से उस टैप को हटाता है। जैसे वो टैप थोड़ा भी हटता है वो वाह वाह करते हुए चिल्लाने लग जाती है। वो एक गहरी सांस भरते हुए फिर इसकी तरफ देखते हुए कहती है, हुई क्विबिंग तू बीस्ट, तूने मेरी दोस्त वेवे को खा लिया। हुई क्विबिंग इसकी तरफ देखते हुए अपनी पावर को रिवील करता है और बताता है कि क्या करूं, उस गॉड अबेंडेंट गेम से जो मुझे प्रोफेशन मिला है उसकी वजह से मुझे कॉन्स्टेंटली हमेशा गहरी भूख लगी ही रहती है। ये मुझसे झेला नहीं जाता। अब नॉर्मल खाना मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई ही नहीं करता। फिर हमें इसकी क्लास के बारे में बताया जाता है जो कि एक ओनली हिडन वॉरियर क्लास है, गूल। इस क्लास की वजह से अगर तुम बाकी प्लेयर्स को खाते हो तो उससे तुम्हारे एट्रीब्यूट्स इंक्रीज हो जाएंगे। फिर हुई क्विबिंग नीचे झुक के होंग शोया के पैरों को उठाता है और लस्टफुली इन्हें एडमायर करते हुए कहता है, वाओ। फिर अचानक से वो बिना कुछ बोले हुआंग सायो को अपसाइड डाउन पोजीशन में उठा लेता है। उसकी जुबान किसी गूल मॉन्स्टर की ही तरह काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और वो सीधे इसके पैरों को चाटते हुए कहता है, अब सिर्फ इन सुंदर लड़कियों की बॉडीज ही मुझे सेटिस्फाई कर सकती हैं। इनसे मेरी भूख भी शांत हो जाती है और साथ ही साथ मेरे एट्रीब्यूट्स भी बढ़ जाते हैं। ये बात करते करते इतना ज्यादा खो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। वो सीधा ही इसके पैरों को अपने मुंह की तरफ ले जाने लगता है और इसे चाटते हुए कहता है, वाओ ये तो कितना वंडरफुल है। ये सन की बस उसे निगलने ही वाला था, तभी यंग सोया बहुत ही जोर जोर से चीखने चिल्लाते हुए रोने लग जाती है, नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, कम से कम इस बात के लिए कि तुम मुझे पहले पसंद किया करते थे। ये शब्द सुन के इस सनकी की सनक थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और वो थोड़ा रुकते हुए इसकी तरफ घूरता है, यंग सोया तुम जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करता था। उस समय मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल फिदा हो चुका था, लेकिन तुम्हारा क्या? फिर एकदम से वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और इस लड़की के पैरों की सारी रस्सियां तोड़ते हुए सीधे इसके टांगों को बिल्कुल बीच में से स्प्लिट कर देता है। फिर वो चिल्लाता है कि तुम तो कभी मुझे ठीक से देखती भी नहीं हो, तुम्हारी निगाहों में तो बस वो क्वांगफेंग ही बसा है, वो साला क्वांगफेंग। और अचानक स्प्लिट की वजह से यांग शोया के शरीर में जोरदार दर्द फैल उठता है। उसकी जोरदार चीखें दोबारा क्लब में गूंजने लगती हैं। अगली पल ये बंदा सीधा यांग शोया को छोड़ देता है और वो बेचारी दर्द के मारे जमीन पे पड़े पड़े तड़पती रह जाती है। फिर वो रोते रोते सिसकियां भरते हुए चिल्लाती है कि तुम कितने मोटे और डिस्कस्टिंग हो, तुम्हारे मुंह से तो बस बकवास ही निकलती है, तुम कितने डिस्कस्टिंग और ग्रीसी हो। ये सुन के सन की एक्सप्लेन करने लगता है, क्या बकवास कर रही हो, मैं तो बस कभी कभी कंपनी में थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता हूँ, थोड़े बहुत डर्टी जोक्स मार लेता हूँ और बस कभी कभी कंपनी के फीमेल एम्प्लॉयज को इधर उधर छूने में उसमें क्या ही प्रॉब्लम है, और तुम मुझे ऐसे ही ग्रीसी कह रही हो। अब ये बंदा इरिटेशन और भूख के मारे काफी ज्यादा पागल होने लग जाता है। ये गुस्से में अपनी बेल्ट खोलता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं कभी खाना खाते टाइम पे ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन यांग शोया आज तुमने मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। यांग सोया इसकी हरकतें देख के इसकी इंटेंशन समझ जाती है। वो रोते रोते चिल्लाती है, नहीं इससे अच्छा तो मैं मरना ही पसंद करूंगी। पर अब ये सुन के ये सन की पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा फुट फुट के रोने लग जाता है और चिल्लाता है, तुम यहाँ मरना ज्यादा पसंद करोगी लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। यांग सोया तुम्हारी तो अब खैर नहीं, मैं अब तुम्हें। वो जैसे ही अपनी पेंट उतार के आगे बढ़ता है तभी सामने से एक दरवाजे की खुलने की आवाज आती है। इसकी वजह से ये भी अलर्ट हो जाता है। वो तुरंत साइड हटते हुए चिल्लाता है, कौन है? तभी यांग शोया भी इस लाइट को नोटिस कर लेती है और चिल्लाती है, क्या कोई वहाँ है? प्लीज मेरी मदद करो। ये सुन के हु क्विबिंग तुरंत यांग शोया को लात मारते हुए दूर फेंक देता है और चिल्लाता है, शट अप। गेट के पीछे से घोस्ट स्पिरिट की आवाज आती है, मास्टर हाँ ये वही है। तभी घोस्ट स्पिरिट की नजर बगल में पड़ी लाशों की तरफ जाती है और वो देखते हुए कहती है, ये तो कितना डिस्कस्टिंग है और ये दूसरी लड़की का
फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और बगल में देखो उसका आधा खाया हुआ हिस्सा जमीन पर पड़ा है। अब क्या करें इसका? क्या इसे जिंदा पकड़ के अथॉरिटीज को सौंप दें? तभी पीछे से शैडो की आवाज आती है, जरूरत नहीं है, सीधा मार दो इसे। ये सब सुन के साइको के भी पसीने छूटने लग जाते हैं। वो तुरंत 2 कदम पीछे हटते हुए चिल्लाता है, कौन कौन बात कर रहा है? बाहर आओ, अब यहाँ नौटंकी करना बंद करो। बूम! जैसा तुम चाहो। घोस्ट स्पिरिट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके फुल स्पीड में इसके पीछे आती है और एक जोरदार चॉप इसकी कमर पे ही दे मारती है। पर ये साइकोपैथ कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, ये पूरी तरह से अलर्ट था। इस अटैक की वजह से वो थोड़ा झटका तो खा गया था, लेकिन बस कुछ ही पलों में वो खुद को संभाल लेता है और पूरी दम लगा के अपनी पावर्स को जमा करते हुए सीधा घोस्ट स्पिरिट की स्कल में ही एक जोरदार घूसा दे मारता है। ये स्किल है क्रशिंग ब्लो और सच में इस स्किल की वजह से चारों तरफ सब कुछ क्रश होके रख जाता है। नीचे की जमीन भी मकड़ी के जालों जैसे क्रैक्स में कवर हो चुकी है। घोस्ट स्पिरिट भी घुटनों पे आ चुकी थी। एकदम से हुए इस अटैक की वजह से घोस्ट स्पिरिट के मुंह से भी चीख निकल जाती है, पर वो इससे बिल्कुल भी नहीं घबराती। वो पूरा फोकस के साथ सामने घूरती रहती है, पर अचानक से यहाँ हुई बिंग के बगल में ही शैडो आ जाता है। इतने हाई स्टैट्स! हुकुई बिंग, लगता है तुमने काफी लोगों का फायदा उठाया है। हुकुई बिंग भी ये सेंस कर लेता है कि अचानक से उसके पीछे कोई आ चुका है। ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है। वो घबराते हुए एकदम से पीछे मुड़ता है और जब वो ब्लैक शैडो को देखता है तो काफी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ शैडो, तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? पर क्विंग फेंग इसे ज्यादा कुछ सोचने या पैनिक करने का टाइम ही नहीं देता और बस एक झटके के अंदर ही इसकी गर्दन को स्लिट कर देता है। क्विंग फेंग की ब्लेड ऑफ जजमेंट एक ही अटैक में इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर चुकी थी। इसकी गर्दन काटता ही क्विंग फेंग के हाथ में रखी ब्लेड ऑफ जजमेंट चमकने लगती है। अगले पल क्विंग फेंग के पास नोटिफिकेशन आती है कि जो लोग भी ब्लेड ऑफ जजमेंट के द्वारा मारे जाते हैं उनकी आत्माओं को जजमेंट स्पेस में लाया जा सकता है उन्हें जज करने के लिए। फिर क्विंग फेंग से पूछा जाता है क्या हुकुई बिंग को हिरासत में लेना चाहिए, जो सुन के क्विंग फेंग कहता है दबोच लो इसे। अगले पल हुकुई बिंग के सर और धड़ के ऊपर एक अजीब सा ब्लैक होल बनता है और उसे पूरी तरीके से अंदर ही खींच लेता है, जो देखने में काफी कूल लग रहा है। डिंग! हुकुई बिंग को हिरासत में ले लिया गया है। फिर क्विंग फेंग निगाहें घुमा के इसी ब्लैक होल की तरफ देखता है जो हुकुई बिंग के शरीर को निगल चुकी है और वो मनी मन सोच रहा था क्या तो इत्तेफाक है, ये तो सोच के भी यकीन नहीं होता कि वो सीरियल किलर ये हुकुई बिंग निकला। फिर वो हमें बताता है कि रियल लाइफ के अंदर ये मेरा बॉस हुआ करता था। ये हमेशा सबको डांटता, उनके ऊपर चिल्लाता रहता। जब भी टीम कुछ अचीव करती तो सारा क्रेडिट खुद ही ले लेता था और अगर जब किसी प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती तो सारा ब्लेम हमारे ऊपर ही डाल देता। फिर जब यहाँ गॉड फॉरसेकन गेम पहली बार आया था तब तो इसने मुझे कॉल करके धमकी भी दी थी। ये तो टोटली गरीबी का फायदा उठाने वाला कुत्ता है। मुझे तो लगा था कि ऐसा कचरे के ढेर जैसा इंसान कब का मर चुका होगा, पर मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि इसकी किस्मत इतनी अच्छी निकल सकती है कि इसे एक ओनली हिडन क्लास गूल हासिल हो जाएगी। अगर मैंने इसे इस बार ही नहीं मारा होता तो ये मेरी पिछली लाइफ की ही तरह लोगों को मारता काटता रहता और हर बार बच के निकल जाता। फिर पीछे से घोस्ट स्पिरिट अपना सर खुजाते हुए आती है और कहती है आउच मास्टर, मुझे माफ करना, उसने मुझे ट्रिक कर दिया था। ये सुन के क्विंग फेंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और इसको देखते हुए कहता है कि यहाँ तुम्हें कोई ज्यादा बड़ी चोट नहीं लगी, इतना ही अच्छा है। इसकी प्रोफेशन क्लास का ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा था, तो ये तो नॉर्मल है कि इसके आगे तुम थोड़ा लॉस सफर करोगी। फिर घोस्ट स्पिरिट पूछती है कि उस बंदे की बॉडी कहाँ गई, जो सुन के क्विंग फेंग कहता है मैंने उसे ऑलरेडी ठिकाने लगा दिया है। देन वो बगल में इशारा करते हुए कहता है कि जाओ उस लड़की को खोल दो, जो सुन के घोस्ट स्पिरिट कहती है यस मास्टर। फिर घोस्ट स्पिरिट जाके इस लड़की की रस्सियां खोल देती है, पर उसके बावजूद ये लड़की काफी ज्यादा खोई खोई सी लग रही है। उसकी आंखें तो क्विंग फेंग के ऊपर ही टिकी हुई हैं। वो कुछ कहना चाहती है पर उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकलते। इसकी ये हालत देख के घोस्ट स्पिरिट इसको सहारा देती है और इसको उठाते हुए कहती है कि मिस अब सब कुछ ठीक है, अगली बार प्लीज थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। जो सुन के यांग शुए इसको थैंक यू कहती है, पर घोस्ट स्पिरिट की तरफ एक बार देखती भी नहीं। उसकी निगाहें शुरू से लेकर अंत तक क्विंग फेंग के ही ऊपर टिकी थी। सामने क्विंग फेंग आनियो को कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि किलर पकड़ा जा चुका है, इस एड्रेस पर लोगों को भेजो, यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है और एक सर्वाइवर भी है। ये सुन के आनियो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो फोन पे ही चिल्ला उठती है वाह इतनी जल्दी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था बॉस आप इतने बड़े क्राइम सॉल्विंग एक्सपर्ट भी हो। फिर पीछे से यांग सोया थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए खुद से खड़ी होती है और शैडो से कहती है थैंक यू शैडो, तुमने मुझे दोबारा से बचा लिया। जो सुन के
के शैडो हाथ हिलाते हुए कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो घोस्ट स्पिरिट से कहता है कि तुम यहीं पर ही इसके साथ रुको जब तक ऑफिशियल्स आके इस केस को टेक ओवर ना कर लें, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुन के घोस्ट स्पिरिट यस मास्टर के इसके लिए राजी हो जाती है और अगले ही पल क्वांग फेंग इनके सामने से स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल करके यहाँ से गायब हो जाता है। पर इसके जाने के बाद हुआंग शोया दोबारा से अपने ख्यालों में खो जाती है और अपने रियल क्वांग फेंग को याद करते हुए बताती है कि तुम्हारे तो हाथ हिलाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है, थैंक यू क्वांग फेंग। वो क्या यहाँ कोई लव स्टोरी शुरू होने वाली है? पर यहाँ अपना एमसी इतना ज्यादा डेंस है तो मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुल हो पाएगी। फिर यांग शोया यहाँ घोस्ट स्पिरिट की तरफ मुड़ती है और कहती है सिस्टर तुम्हारे मास्टर तो सच में बहुत ही जेंटल पर्सन है। ये सुनकर घोस्ट स्पिरिट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और एक कदम पीछे हटते हुए कहती है क्या ये तुम्हें कैसे पता है? पर फिर हमारा सीन चेंज होता है और अब हमें एमसी की जजमेंट स्पेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दो लाइट बीम्स चमकती हैं, एक हवा में उड़ते प्लेटफॉर्म के ऊपर और एक नीचे मेज में। यहाँ हु कुइबिंग एक मेज के अंदर एक कुर्सी के ऊपर बंधी हुई हालत में टेलीपोर्ट हो चुका है। वो आसपास देखते हुए कंफ्यूजन में कहता है हाँ ये मैं कहाँ पर हूँ, मैं मरा नहीं। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है डैम शैडो बस तू इंतजार कर, मैं इस जगह पर अब काफी सारे लोगों को जब खा लूंगा फिर मैं डेफिनेटली तुझे मार दूंगा। तभी हमें ऊपर उड़ रहे प्लेटफॉर्म के ऊपर शैडो को दिखाते हैं जो कहता है ट्रायल शुरू करो। ये सुन के ये बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और एक झटके के साथ सामने की तरफ देखता है। अचानक से पूरी की पूरी मेज बदल जाती है, चारों तरफ से एक अजीब सा व्हाइट ऑरा निकलने लगता है। ये ऑरा दीवारों से निकल के हु कुइबिंग के अंदर ही घुसने लगा था। कई सारे ऐसे धागे निकल के सीधा हु कुइबिंग को बांधते हुए ऊपर हवा में उड़ाने लगते हैं। हु कुइबिंग बस फालतू में तड़पते हुए चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें बस इसलिए नहीं थी क्योंकि बस उसे ऐसे बांध लिया गया है, बल्कि इसलिए थी क्योंकि उसे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उसके दिमाग में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। पर अगले ही पल कुछ ऐसा ही होता है, ये धागे सीधे इसके दिमाग में घुस के इसकी मेमोरीज रीड करने लगते हैं। नोटिफिकेशन आती है कि हु कुइबिंग की मेमोरीज रीड की जा रही हैं। इसकी मेमोरीज पढ़ के नोटिफिकेशन आती है कि क्राइम का एविडेंस मिल चुका है। पर यहाँ सामने क्वांग फेंग अब इसकी मेमोरीज पढ़ने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गया था। ये घटिया और घिनौनी मेमोरीज देख के यहाँ एमसी को एक झटका तो लगा था, पर उससे इनकी मेमोरी में कुछ और भी नजर आता है जो देख के क्वांग फेंग भी अंदर से हिल चुका है। पर इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा हो सके हाइप करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रख लेना। कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लग रहा है। अब मिलता है तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।